नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज। सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में हुआ दोगुना। IMF ने लगाई मोहर। अपने निवास से नकदी मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर के अंदर का वीडियो हुआ सार्वजनिक। जांच के लिए 3 जजों की कमेटी का गठन। ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई। DGGI ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अवैध और गैर अनुपालन वाली 357 वेबसाइट की ब्लॉक। 2400 बैंक खाते भी फ्रीज। बेल्जियम में स्फोट किया गया भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। भारत सरकार ने की प्रत्यार्पण की मांग। चौकसी पर 13,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का है आरोप। और केंद्र सरकार की फिट इंडिया पहल के तहत DD न्यूज ने किया वॉकथन का आयोजन। करीब 4 किलोमीटर लंबे वॉक में सैकड़ों की संख्या में DD न्यूज कर्मी हुए शामिल। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से, जहां मेहुल चौकसी बेल्जियम में है। इस बात की जानकारी सामने आई है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां बेल्जियम में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के होने की जानकारी मिली है। विदेश मंत्रालय का बेल्जियम से मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण का अनुरोध। और चौकसी ने 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, आपको बता दें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से बात करते हैं। अखिलेश, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, जो ताजा जानकारी ये है कि मेहुल चौकसी वहां पे बेल्जियम में पाया गया है और मेहुल चौकसी की तलाश बहुत दिनों से थी। एक देश से दूसरे देश को भागता रहा है, लेकिन अभी मेहुल चौकसी चूंकि बेल्जियम में पाया गया है और विदेश मंत्रालय ने अपनी गतिविधियां तेज की गई है। मुझे पता चला है बहुत ही उच्च पदस्थ सूत्रों से कि विदेश मंत्रालय ने मेहुल चौकसी को वापस भारत बुलाने के लिए बेल्जियम के सरकार को अपना भेजा है, अपना रिक्वेस्ट भेजा है। और समझा जाता है कि मेहुल चौकसी के पूरे मामले के लिए जो भी कागजात हैं वो कागजात तैयार करके बेल्जियम सरकार को दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, एक्स्ट्राडिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें काफी कानूनी कार्रवाई होती है और इसके लिए भारत सरकार ने पहले से ही कागजात सारे तैयार करके रखे थे। तो जैसे ही पता चला कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में है, उसके बाद जो वहां अपना दूतावास है, भारत का दूतावास सक्रिय हो गया और दूतावास ने बेल्जियम की सरकार को सारे कागजात दे दिए हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि बेल्जियम कितनी जल्दी उसके एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू करता है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक स्तर पे जहां सरकार शामिल होती है, वहीं एक स्तर पे वहां की कोर्ट अदालतें भी शामिल होती है। तो इस मामले में जो है अभी बेल्जियम सरकार को यहाँ अनुरोध किया गया है कि मेहुल चौकसी वहां से भागे नहीं, क्योंकि ये जो भगोड़े होते हैं भागने में बड़े उस्ताद होते हैं। एक देश से दूसरे देश से भाग जाते हैं और कई देशों के वो पासपोर्ट भी बना कर रखते हैं। तो इस मामले में भारत सरकार ने यही अनुरोध किया है बेल्जियम सरकार से कि मेहुल चौकसी भागने न पाए और उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो अभी ये लगातार आ रही है, इस बारे में सूचनाएं आ रही है सरकार से और जैसे जैसे और सूचनाएं आएंगी मुझे लगता है कि उसके बारे में और पता चला कि क्या स्थिति है। जी अखिलेश, ये जो आप पूरी प्रतिक्रिया बता रहे हैं, ये कितने दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी और कितना समय लग सकता है इसमें? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में आपने देखा कि पिछले दिनों शिखर वार्ता हुई थी। यूरोपीय यूनियन के 22 मंत्री भारत आए थे और भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक कह सकते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनिक रिलेशन डेवलप कर रहा है। और जो भारत का हमेशा इस बात पे जोर रहा है कि दो देशों या एक देश और कई देशों के ग्रुपिंग के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विश्वास बहाली की प्रक्रिया होती है, उसमें ये होती है कि जो क्रिमिनल जो होते हैं, जो भगोड़े
क्रिमिनल होते हैं उनका एक्स्ट्राडिशन जो है बहुत जरूरी होता है, उनको किस तरह से जल्दी सौंपा जाए ताकि क्रिमिनल का जो उनकी गतिविधियां हैं उस गतिविधियों पर रोक लगाया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल क्रिमिनल हो या टेरर में शामिल होने वाले क्रिमिनल हो। तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत इस मामले में लगातार संपर्क में रहा है, बात करता रहा है और बेल्जियम के साथ भी इस बारे में संपर्क है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखते हैं कि एक टेक्निकल जो मामला होता है वो जो कोर्ट का और ये जो सरकार का, तो वो जो मामला में वो हो सकता है 3-4 दिन का समय लगे, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें बारे में बिल्कुल अभी तुरंत प्रेडिक्ट करना संभव नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन की थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन की हो गई। और साथ ही कहा है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है और साथ ही मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है, जहां अमेरिका की जीडीपी $30.3 ट्रिलियन और चीन की $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच रही है, तो वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 17 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा से संपर्क हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे में नौकरों, माली और कभी-कभी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी आ जा सकते थे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने यह भी बताया है कि घटना के समय वे भोपाल में थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई है। डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थीं। वहीं की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोग, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश की संभावना नहीं दिखाई देती और इसलिए पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जस्टिस वर्मा का पिछले 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड डेटा भी भेजा गया है। जस्टिस वर्मा से आग्रह किया गया है कि वो अपने मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स और मैसेज या कोई डेटा डिलीट ना करें। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। वहीं अपने आवास से नकदी मिलने के मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्टोर रूम में ना तो मैं और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस परिसर में हम रहते हैं वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को ऐसी कोई नकदी नहीं दिखाई दी जो कथित तौर पर उस रात वहां से बरामद हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मैं इस आरोप का भी दृढ़ता से खंडन करता हूं कि हमने स्टोर रूम से नोट हटाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस यशवंत के घर के अंदर का वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया है। वीडियो में नोटों की जली हुई गड्डियां नजर आ रही हैं और कई नोट जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सफाई करते दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने शूट किया था।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक अदालत में दाखिल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर रिया ने भी सुशांत के परिवार पर जो आरोप लगाए थे। दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला 2020 में खूब सुर्खियों में रहा था और इस केस में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने की बात भी कही गई थी और बाद में परिजनों की मांग पर सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच शुरू की थी। टैक्स चोरी रोकने के लिए डीजीजीआई ने ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीजीआई ने अवैध और गैर अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट ब्लॉक कर दी हैं। वहीं 2 अन्य मामलों में डीजीजीआई ने सामूहिक रूप से लगभग 2400 बैंक खातों को फ्रीज किया है और लगभग 126 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। डीजीजीआई ने जनता को सतर्क रहने और विदेशी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने से बचने की सलाह दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी और जुआ की आपूर्ति में शामिल लगभग 700 ऑफशोर संस्थाएं डीजीजीआई की जांच के दायरे में हैं, जिसमें यह देखा गया है कि ये संस्थाएं पंजीकरण न करवाकर, कर योग्य भुगतानों को छुपाकर और कर दायित्वों को दरकिनार करके जीएसटी की चोरी कर रही हैं। डीजीजीआई ने कुछ भारतीय नागरिकों के खिलाफ एक और अभियान चलाया जो भारत के बाहर से ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चला रहे थे और इससे पता चला कि ये लोग सदगुरु ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म, महाकाल ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म और अभी 247 ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदान कर रहे थे और भारतीय ग्राहकों से पैसे इकट्ठा करने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। डीजीजीआई ने अब तक इन प्लेटफॉर्म से जुड़े 166 म्यूल खातों को ब्लॉक कर दिया है और अब तक ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे ही अन्य लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। नागपुर हिंसा प्रकरण में पुलिस द्वारा माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर एवं यूट्यूबर शहजाद खान की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अब ये जांच करने में जुट गई है कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अफवाह फैलाने के दौरान ये किन किन लोगों के संपर्क में थे। हामिद की गिरफ्तारी 2011 में मोमिनपुरा में हुए एक धार्मिक मामले में पहले भी हो चुकी है। वह सिंचाई विभाग में भी नौकरी पर था, लेकिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उस पर फहीम खान के पक्ष में मीडिया में आक्रामक बयानबाजी करने एवं माहौल खराब करने का भी आरोप है। वहीं शनिवार को पुलिस द्वारा शहर के 5 थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि 3 थाना क्षेत्र में कुछ समय के लिए ढील दी गई है। कोतवाली, गणेशपेट तहसील और यशोधारा नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में फिलहाल कोई ढील नहीं दी गई है और यहां पुलिस की टुकड़ियां, अग्निशमन दल के साथ साथ हर जगह बैरिकेड लगा हुआ है। और इस बीच रामनवमी, गुड़ी पड़वा, ईद और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रख रहा है। बिहार से क्राइम की एक और बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के समीप एशिया हॉस्पिटल के संचालिका की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 5 खोखे भी बरामद किए हैं। घटनास्थल पर एसपी सिटी समेत अगमकुआं थाने की पुलिस जांच के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6 बजे अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था और इसी दौरान कुछ अपराधी एशिया हॉस्पिटल पहुंचे और डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में घुसकर ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां चला दी। गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगमकुआं थाना अंतर्गत एक एशिया हॉस्पिटल है, उसमें डायरेक्टर सुरभि राज 35 वर्ष से हस्बैंड रोशन, उनको हत्या बारे में बात सामने आ रही है। गोली मार के उनका एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
इसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जांच किया गया। पुलिस तुरंत पहुंच के एविडेंस कलेक्ट करके अभी जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज हमारा राष्ट्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो साझा करते हुए कहा कि एक दूरदर्शी नेता, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रतीक, उन्होंने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। और बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन से चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक 2025 का आज अंतिम दिन है। इस वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संघ ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया और उनकी सुरक्षा की मांग की। आरएसएस ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। ये स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का गंभीर विषय है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान तख्ता पलट के समय मठ मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर हमले, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार और
मतांतरण जैसी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदू आबादी की संख्या लगातार घट रही है। हिंदू समाज के सामने आज अस्तित्व का संकट है। खास तौर पर पिछले वर्ष की हिंसा और घृणा को जिस तरह से सरकारी और संस्थागत समर्थन मिला, वह गंभीर चिंता का विषय है। संघ ने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बना रही हैं। बैठक में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से निरंतर संवाद बनाए रखें और साथ ही प्रतिनिधि सभा ने हिंदू समुदाय एवं अन्य देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आह्वान किया है कि वह बांग्लादेशी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। गोवा की जीवंत वसंत उत्सव के हिस्से के रूप में शिग्मो महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। ये महोत्सव 15 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें जीवंत परेड, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल हैं। शिग्मो महोत्सव, जिसे शिग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, 2 सप्ताह चलने वाले इस महोत्सव में कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान गोवा की सड़कें रंगों, लैबर, ढोल, ताशों की थाप से और हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती कलात्मक झांकियों से सजी रहती हैं। और सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकाथन का आयोजन किया। वॉकाथन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकाथन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्कल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकाथन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में राहुल वर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे, तो वहीं महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीणा ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 की आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है और इस मौके पर स्वयं संस्थान की सिमनू जिंदल भी मौजूद थी। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है, उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकाथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।